क्या आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, या आप कोई एचआर हैं या रिक्रूटर हैं जिसमें आपको कुछ क्वेरीज आ रही है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार की जॉब, करियर और एचआर से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप सही चैनल पर पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं कोरा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन इस वीडियो में लेने वाला हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। If an employee gets selected for a company and he does not have any money to relocate, what shall he do? Will the company help them on condition that once he gets the salary, he will return that? If not, what can be done to relocate? सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाले पर्सन हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर वो किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनके पास रीलोकेट होने का पैसा नहीं है, या फ़िलहाल अब वो रीलोकेट होने का पैसा अभी खर्च खुद से नहीं करना चाहते हैं, तो क्या कंपनी उनकी मदद करेगी उस रीलोकेशन में फाइनेंशियल तरीके से? और जब सैलरी आ जाएगी तब वो उसको फाइनेंशियल सेटलमेंट कंपनी के साथ कर लेंगे। इफ़ नॉट, व्हाट कैन बी डन टू रीलोकेट? अगर ऐसा नहीं करते हैं कंपनी वाले तो क्या करना चाहिए? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ और मुझे जॉब मिली है दिल्ली के लिए, और अभी ऐसे सिचुएशन नहीं है कि मैं खुद से अभी रीलोकेशन का एक्सपेंस बेयर करूँ। तो इनका क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्या वो दिल्ली वाली जो कंपनी है वो मेरे रीलोकेशन का चार्जेस पे करेगी एडवांस में, और जब मैं रीलोकेट हो जाऊँगा तो जब भी मेरी सैलरी आएगी मैं वो रीलोकेशन का चार्जेस जो कंपनी ने मैनेज किया है मेरे लिए वो मैं कंपनी को वापस कर दूंगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ गए। अब इसके आंसर पे आते हैं। तो आंसर के लिए जाने से पहले थोड़ा सा गाइडेंस मैं दे दूं। जब भी कंपनी की जॉब ओपनिंग होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास आता है, तो आपको ये देखना चाहिए पहले कि कंपनी क्या रीलोकेशन में रीलोकेशन चार्जेस पे कर रही है। ठीक है, तो कंपनी के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं कई बार वो उसके अंदर मेंशन करते हैं कि रीलोकेशन का चार्जेस कंपनी बेयर करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन में तो सामने से आप कंपनी से ये पूछ सकते हैं, कंपनी एचआर से पूछ सकते हैं या जिसने भी जॉब पोस्ट करी है उससे पूछ सकते हैं, रिक्रूटर से, कि क्या आप रीलोकेशन चार्जेस देने वाले हैं, और अगर वो चार्जेस देने वाले हैं रीलोकेशन का तो वो किस तरीके से देने वाले हैं, कि क्या कोई लमसम अमाउंट है या पूरा एक्सपेंस है, किस तरीके से वो रीलोकेशन में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो जो कंपनी है वही एक प्रकार से उनके पास ये पॉलिसी होती है, रीलोकेशन पॉलिसी। तो अगर वो रीलोकेशन पॉलिसी वहाँ पे होगी तो डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर कुछ या तो लमसम अमाउंट या जो भी उनका पॉलिसी के हिसाब से होगा, जनरली जो मैंने देखा है वो एक लमसम अमाउंट होता है कि पर्टिकुलर लमसम अमाउंट वो पे आउट कर देते हैं कि इतना रीलोकेशन चार्जेस हम पे करेंगे। ओके, अदरवाइज़ ऐसा भी कर सकते हैं कि वो रीलोकेशन आप कर लीजिए, आप एक एक्सपेंस बताइए और वो एक्सपेंस को देखे उसकी जेन्युइन है नहीं है और कितना है उसके हिसाब से वो पे बैक करें। लेकिन उसमें कभी कम हो सकता है तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी में लमसम और फिक्स अमाउंट है रीलोकेशन का तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसीडर की जा सकती है। जिसमें अनक्लियर पिक्चर है तो हो सकता है कि आपने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिए या उस तरीके से एक्सपेंस किए जो कंपनी को लग रहा है कि नहीं ये एक्सपेंस नहीं होने चाहिए थे, तो आपको कम रीइंबर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहले कंपनी में ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या रीलोकेशन चार्जेस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसमें कंपनी आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएगी रीलोकेशन चार्जेस में, ना एडवांस में पे आउट कर पाएगी ना आप पोस्ट पे आउट कर पाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको जो एक्सपेंसेस जो ये रीलोकेशन के चार्जेस हैं, रीलोकेशन का जो एक्सपेंस है वो आपको खुद ही बेयर करना होगा। ठीक है, तो आपने एक और लिखा है क्वेश्चन कि भाई इफ़ नॉट व्हाट कैन बी डन टू रीलोकेट। अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस हिसाब से आपको खुद ही वो रीलोकेशन का चार्जेस बेयर करना होगा। लेकिन आप उसको बेयर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी का सिलेक्शन कीजिए जहाँ पे रीलोकेशन चार्जेस आपको दिए जाते हैं डेफिनेटली, तो उस कंपनी का सिलेक्शन कीजिए। अदरवाइज़
आप HR से ज़्यादा से ज़्यादा, HR इसके अंदर जनरली क्या करते हैं, HR हेल्प करते हैं आपको जो रिलोकेशन के वक्त पे कम से कम आपको चार्जेस, कम से कम खर्चा हो, उस तरीके से आपको लोकेशन, कंपनी के ऑफिस के नज़दीक का कोई लोकेशन जो चीप एंड गुड लोकेशन आपको सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने जो भी उनके रेफरेंस हैं, कनेक्शंस हैं, उसको आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी पहले से ही वहाँ पर है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते होंगे, कंपनी के HR के पास खुद कुछ कनेक्शंस होंगे, तो वो आपको रेफरेंस दे देंगे एज अ हेल्पिंग जेस्चर। ओके, सो ये बाउंड नहीं है HR कि भाई HR को आपको ये रेफरेंस देने ही है, या कंपनी बाउंड नहीं है आपको रिलोकेशन चार्जेस देने ही देने हैं। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर होता है। तो आप अगर बाई चांस आप ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए हैं जिसके अंदर आपकी इच्छा है कि नहीं ये कंपनी में मेरे को जाना ही चाहिए, पर वहाँ पे रिलोकेशन पॉलिसी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कंपनी के HR से बात करनी चाहिए कि वो आपको कुछ सजेस्ट करें ऐसे प्लेसेस जो लो कॉस्ट में हो या कम उनका रेंट हो, और जो कम्यूटेशन इजी हो, जल्दी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए या आप जल्दी ऑफिस पहुंच सकें। तो इस टाइप के लोकेशन के बारे में आप HR से पूछ सकते हैं और रेफरेंसेस मांग सकते हैं, और इस हिसाब से आप थोड़ी कॉस्टिंग बचा सकते हैं। सो नंबर 1, आप ऐसी कंपनी का चुनाव करें जहां पे आपको रिलोकेशन चार्जेस कंपनी दे रही है। नंबर 2, अगर रिलोकेशन चार्जेस कंपनी नहीं दे रही तो HR से आप कोऑर्डिनेट करें, HR से हेल्प मांगे, तो HR आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। बिकॉज वो वहाँ के लोकल होंगे, वहाँ पे रहते होंगे काफ़ी देर से, तो उनको आइडिया होगा, वहाँ इंटरेक्ट करके हो सकता है कि अगर आप अकेले हैं, PG के तौर पे आपको रहना है, तो कोई कंपनी का स्टाफ मेंबर का रेफरेंस दे दे तो आपको और कॉस्टिंग बच जाए उनके साथ रूम शेयरिंग में, और आपको कंपनी के ही एम्प्लॉय होंगे तो कम्यूटेशन में भी ईजी पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से HR से आप मदद मांग सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कोरा में मुझे पूछा गया है, व्हाट आर द लीगल options in India if an employer does not give any allowance or HRA even after signing a contract stating that they would। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एम्प्लॉयमेंट आपका हो गया है किसी कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि वो अलाउंस या HRA देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय के पास लीगल क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो लीगल ऑप्शन हमेशा जो एम्प्लॉय के पास रहते हैं वो लेबर कोर्ट का रहता है। सीधा सा जवाब है ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर कोई भी लॉ कानून नहीं मान रहा है या कुछ ऐसे नियम लागू कर रहा है जो लॉ के खिलाफ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे देते हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या एम्प्लॉयमेंट डिटेल में लिखा है कि 8 घंटे का जॉब रहेगा प्लस 1 आवर का ब्रेक रहेगा, तो टोटल 9 आवर्स आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एम्प्लॉयर आपसे 14-14 घंटे काम ले रहा है, 15-15 घंटे काम ले रहा है, 12-12 घंटे काम ले रहा है, तो ऑप्शंस क्या होते हैं कि या तो आप कंपनी छोड़ दें, जॉब चेंज कर दें, या आपको कंटिन्यू रहना है तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक्सेसिव काम लिया जा रहा है जो कि लॉ के खिलाफ है और आपको कोई प्रकार का कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, कोई ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं। तो द सेम वे यहाँ भी जैसे कि HRA या अलाउंस आपको लिखा हुआ है लेकिन कंपनी नहीं दे रही, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने रियल में एम्प्लॉयमेंट टर्म, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स व्यवस्थित पढ़ी है कि नहीं, उसको पहले डिटेल्ड में पढ़ लीजिए। ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली HR के साथ बैठ करके ये चीज़ें डिस्कस कीजिए कि क्यों वो लोग ये टर्म को ब्रीच कर रहे हैं। HR से वर्बल भी बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी बात कर सकते हैं। अगर वर्बल से बात नहीं बनती है तो एक ईमेल कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए कि आपने कंपनी के अंदर एक कम्युनिकेशन बनाया है रिटर्न में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं बनाया है तो कल को HR या कोई कंपनी के पर्सन डिनाई कर सकते हैं कि आपने तो ये क्वेरी की नहीं है हमसे, तो आपका कोई HR सिस्टम होगा तो वहाँ टिकट रेस कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं कि हम मुझको ये आपने कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट में कि HRA या अलाउंस देंगे लेकिन आपने नहीं दिया, तो वो क्या रीज़न है कि नहीं दिया, कोई रीज़न है, सॉलिड रीज़न है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। नंबर 3, एक चीज़ आप देखिए कि अपने कलीग, अपने सीनियर या जिनसे भी आपकी अच्छी बनती है उनसे पूछिए कि क्या कंपनी में आप ही के साथ ऐसा सिचुएशन है कि हर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन है।
ठीक है। तो अगर आपके साथ ही सिचुएशन है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इशू है, अगर सबके साथ ऐसा सिचुएशन है तो भी थोड़ा डिफरेंट इशू है, पर अगर सबके साथ है तो भी एक प्रश्न ज़रूर बनता है कि कंपनी ऐसा सबके साथ क्यों कर रही है, और अगर आपके साथ करे तो आप ही क्यों उस सिचुएशन में फंसे हुए हो। ठीक है, तो वो अगर कोई डाइजेस्टिव रीज़न या एक सॉलिड रीज़न आपको मिल जाता है और लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल गया है, तो डेफिनेटली आप अपना नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। लेकिन आप फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप डेफिनेटली एक ही रास्ता जो मैंने बताया कि लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू रहना है। लेकिन लेबर कोर्ट का सिचुएशन ऐसा आता है, लीगल जो कार्रवाई होती है उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा लेबर कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी, या डायरेक्ट आपके जो लोकल लेबर कोर्ट है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पर्सनली जा करके एक बार आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा रास्ता है, और एक बार केस रजिस्टर्ड हो गया तो थोड़ा सा लंबा रास्ता जाएगा। कंपनी को भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परेशानी होगी, और आपको भी परेशानी हो सकती है क्योंकि आपको शायद बार बार जाना पड़े उस केस से रिलेटेड। ठीक है, तो लेबर कोर्ट जाना मेरे हिसाब से एकदम लास्ट स्टेप रखना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, और किसी भी तरीके की लीगल कार्रवाई में जाने से पहले, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए बराबर, या इसकी वजह से ही नहीं जाना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि उसके अंदर आपको कितना एक्सपेंस हो जाएगा, परेशानी झेलनी पड़ सकती है कि किसी भी तरीके से आपको जाने आने में एक्सपेंस आएगा, आपको वहाँ अपीयरेंस में एक्सपेंस आएगा, जो प्रोसेस होगी उसमें। बाकी मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एज एन एम्प्लॉई आपका खर्चा कुछ नहीं होगा। आप अगर लेबर कोर्ट में जाते तो आपका खर्चा कुछ नहीं होगा, उधर लेबर कोर्ट के अंदर आपको वकील बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग आपको लीगल जो एडवाइस है, लीगल जो चीज़ें हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको प्रूफ के साथ वहाँ जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ईमेल कीजिए, ईमेल पे रेस्पॉन्स लीजिए, अगर ईमेल पे रेस्पॉन्स नहीं आता तो मांगिए, ईमेल में रेस्पॉन्स चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। ऐसे 2 3 4 5 प्रूफ आप बनाइए किसी भी तरीके से, जो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, नहीं तो कल को आपका केस एकदम लो रहेगा या आपका केस बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप एक प्रूफ तैयार कीजिए, और प्रूफ तैयार करने के बाद ही लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो HR है, मेरे हिसाब से जो ऐसी चीज़ होती है, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच के जो ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, म्यूचुअल बैठ करके सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा है, लेबर कोर्ट तक जाने की झंझट ही नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉई की बात समझनी चाहिए, मेरे हिसाब से एम्प्लॉई को भी एम्प्लॉयर की बात समझनी चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बात समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव काम होगा और कंपनी का बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों को एक मंच पे बैठ जाना चाहिए और बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए, और फिर भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और इतना गंभीर विषय है तो लीगल वे यही है, एम्प्लॉय के पास लेबर कोर्ट में जाना। ठीक है, तो यही मेरी तरफ से सलाह है। चलिए, अब क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। My offer letter is generated without my full initial. How do I correct it as per my certificates? Who do I approach? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, माई ऑफर लेटर इज़ जनरेटेड विदाउट माई फुल इनिशियल। मेरा जो फुल इनिशियल है उसके बिना मेरा ऑफर लेटर जनरेट हो गया है। ठीक है, हाउ डू आई करेक्ट इट एज पर माई सर्टिफिकेट्स, हु डू आई अप्रोच। अब मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मतलब राइट नाम है, एक प्रकार से देखा जाए तो करेक्ट नाम सर्टिफिकेट्स का माना जाता है स्टार्टिंग लेवल पे, तो उसके हिसाब से मुझे ऑफर लेटर चेंज करवाना है, उसके अंदर नाम करेक्ट कराना है, तो हु डू आई अप्रोच। ठीक है, तो इसकी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर जब भी ऐसा होता है तो हमेशा HR इज़ द राइट पर्सन। जिन्होंने भी आपको ऑफर लेटर जनरेट करके भेजा है HR पर्सन है जो कंपनी के, उनसे ही आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए कि मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से या मेरे ID प्रूफ के हिसाब से ये मेरा नाम होना चाहिए और ऑफर लेटर में ये नाम है, तो कृपया करके इसको चेंज कर दीजिए। और ये एकदम राइट टाइम है आपको HR को अप्रोच करके करेक्ट करवाने का। आप अगर 6 महीने साल भर के बाद जाएंगे HR के पास तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उनके जो सारे HR सिस्टम, सारे डेटाबेस, और अगर वो PF फॉलो करते हैं तो PF एवरीथिंग में हो सकता है कि वो जो नाम उन्होंने जनरेट किया हुआ है सिस्टम में मेंशन किया हुआ है ऑफर लेटर में, वही नाम सब जगह डाल दें। तो आपका जो ID प्रूफ है या जो
एजुकेशनल प्रूफ है वो और ऑफर लेटर में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और आप प्रोसेस कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरीके से आप किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो किसी तरीके से मिसमैच हो जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत ही राइट टाइम पे आपने पूछा है और आपको ये इसका जो सॉल्यूशन देंगे वो HR ऑफ द कंपनी देंगे और अभी एकदम राइट टाइम है HR को अप्रोच करना और HR से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना और HR डेफिनेटली उसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि HR भी डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं, जो भी आपके ID प्रूफ है या एजुकेशनल प्रूफ है उसी को वो फॉलो करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है सिस्टम में एक लिमिटेशंस आ जाती है, उनका सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता, अच्छा नहीं होता, सही तरीके से नहीं होता है, उनके लेटर्स की एक लिमिट होती है कभी कभी, तो कभी कभी वो लेटर्स की लिमिट के कारण वो लोग उसको शॉर्टन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं या पूरा नाम नहीं आ पाता है। अदरवाइज़ सेकंड ये होता है कभी कभी रेज्यूम में आपने पूरा नाम ना लिखा होगा, शॉर्ट में नाम लिखा हो तो कभी कभी वो रेज्यूम से भी नाम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। या कभी कभी वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शुरुआत में आपका जो नाम था रेज्यूम के बेस पर या आपके सिग्नेचर से नाम लिया होगा या जो भी आप कम्युनिकेशन करते वक्त अपना नाम मेंशन कर रहे होंगे वो नाम कॉपी करके पेस्ट कर दिया होगा उनके जो रिक्रूटमेंट का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे जो HR सिस्टम के साथ लिंकअप होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब नाम वो पुराना नाम इन द सेंस जब आपने जॉब अप्लाई किया होगा वो नाम चल रहा होगा तो वो चेंज नहीं किया होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वही नाम उसने ऑफर लेटर में एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी बैक एंड रीजंस हो सकते हैं और कभी कभी जो बड़ी कंपनी होती है जहाँ बहुत सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ के अंदर ऐसा होता है कि वो उनके पास इतना बहुत सारा मतलब वो ज़्यादा इतना टाइम डिवोट नहीं करते या डिवोट नहीं कर पाते कि HR के आपके डॉक्यूमेंट देखे, आपके जो डॉक्यूमेंट है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ID डॉक्यूमेंटेशन देखे और उसके बाद नाम उधर से लेकर के फिर आपका नाम HR सिस्टम में डाले या ऑफर लेटर जनरेट करते वक्त डाले। ठीक है, तो आप डेफिनेटली HR को कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है इनमें से जो मैंने बताया उसमें से कोई एक रीज़न हो सकता है, तो आप डेफिनेटली HR को बात करेंगे तो HR आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। सो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर राइट टाइम पे अगर उठाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद जाएंगे तो ये पॉसिबल है 99.99% HR उसको चेंज नहीं करें, क्योंकि उनके सारे सिस्टम में सारे उनके डॉक्यूमेंटेशन में वही आपका नाम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे अगर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लेट्स सी अभी 3 क्वेश्चन हमने कोरा के लिए हैं, आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस कोरा से लेंगे। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस देख करके आपके आंसर देता हूँ। तो कोरा में जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं उसको देख करके मैं अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर देता हूँ। मैं आपको ये बताना भूल गया शुरुआत में कि मुझे 14 सालों से भी ज़्यादा HR इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और अभी मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे HR से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना, कैंडिडेट्स को हेल्प करना, HR जॉब और करियर से रिलेटेड बातें करना, तो इट इज़ ऑफ मोर ऑफ माई इंटरेस्ट। और मोटिवेशनल वीडियोस भी हम अपलोड करते रहते हैं जिससे कि हेल्प आउट हो सके लोगों का। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी जॉब HR और करियर से रिलेटेड समस्या है, क्वेरीज़ है या कुछ चीज़ें टर्म्स है HR की जो समझना चाहते हैं या जॉब से रिलेटेड कोई टर्म्स है समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं। और आपको मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस भी देखने हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। चलिए अब हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को खूब से खूब शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।